हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो थोड़ा लेट बना रहा हूँ वीडियो। तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे बीपम रेजिमन के बारे में। अपन ने बात की थी लास्ट वीडियो में, जो डीआरटीबी का एक नया रेजिमन आया है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे नेक्स्ट इंटॉलरेंस की। मिस डोजेस की अपन ने बात की थी, ट्रीटमेंट फेलियर की अपन ने बात की थी। अब अपन बात कर रहे हैं इंटॉलरेंस ऑफ द ड्रग हो तो आपको क्या करना है, क्या मॉडिफिकेशन करना है। तो पहला इंटॉलरेंस अपन बात करेंगे फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में। ठीक है, तो फ्लोरोक्विनोलोन में इस रेजिमेन के अंदर आता है आपका मॉक्सीफ्लॉक्स। तो मॉक्सीफ्लॉक्स की यदि ग्रेड 3 और 4 तरह की सीवीटी यहाँ पे होती है तो आपको मॉक्सीफ्लॉक्स को बंद कर देना है। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन क्या हुआ, मॉक्सीफ्लॉक्स को कंप्लीटली बंद कर देना। बचा हुआ जो बी पाल रेजिमेन, जिसको अपन कोर रेजिमेन बोलते हैं, जिसमें बेडाक्विलिन, प्रेटोमेनिक, लाइनोजोलिड आएगा, बी पाल रेजिमेन, उसको आपको 26 की जगह 39 वीक तक एक्सटेंड कर देना है। तो आपने मॉक्सीफ्लॉक्स बंद किया और बी पाल रेजिमेन को आगे एक्सटेंड कर दिया। नेक्स्ट अपन बात करें लाइनेजोलिड को। ठीक है, लाइनेजोलिड ग्रेड 3 और 4 यदि सीवीटी यहाँ पे है तो सबसे देखो यूजुअली क्या होता है, बेटर तो है कि मोर मतलब 600 मिलीग्राम डेली ही आपको दो। लाइनेजोलिड यहाँ पे एक इफेक्टिव ड्रग है, लेकिन यहाँ पे यदि इंटॉलरेंस हो रहा है तो उसको कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, तो इंटॉलरेंस विद इन 9 वीक है या मोर देन 9 वीक हो गए पेशेंट को, उस हिसाब से यहाँ पे मैनेजमेंट होता है। विद इन 9 वीक है, सीवियर है, इसमें माइलो सप्रेशन आता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस आता है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी आता है। ठीक है, माइलो सप्रेशन एग्जांपल के लिए कैसे पता करेंगे, मोर देन 10% ड्रॉप इन एचबी, टीएलसी एंड प्लेटलेट्स। प्रीवियस सीबीसी से मोर देन 10% ड्रॉप यदि हुआ है इन सब में तो उसको माइलो सप्रेशन आप बोलते हो। तो ग्रेड 3 और 4 सीवियरिटी यदि आपको है तो विद इन 9 वीक यदि है तो आप उसको लाइनोजोलिड को आपको बंद करना है। और लाइनोजोलिड आपने बंद कर दिया मतलब कोर रेजिमन ही फेल हो गया, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट फेलियर माना जाएगा, पूरा बीपम रेजिमन ही बंद हो जाएगा और पेशेंट को ऑल ओरल लॉन्गर रेजिमन के लिए यहाँ पे आप रिकमेंड करोगे। ठीक है, मोर देन 9 वीक यदि है तो बेस्ट टू गिव फुल डोज। ठीक है, मोर देन 9 वीक है तो बेस्ट तो क्या है, फुल डोज आपको दो। ठीक है, या फिर कुछ दिन के लिए आप उसको बंद कर सकते हो। ठीक है, लेकिन विद इन 1 मंथ आपको रीस्टार्ट उसको करना पड़ेगा। कुछ दिन के लिए आप बंद कर सकते हो, जो सीवियर जो इंटॉलरेंस उसको आप मैनेज कर रहे हो तब तक आप बंद कर सकते हो, लेकिन उसको रीस्टार्ट आपको करना है विद इन 4 वीक। यदि नहीं कर पाते हो विद इन 4 वीक तो अगेन ट्रीटमेंट फेलियर माना जाएगा। ठीक है, या फिर एक तरीका और है, डोज को आप हाफ कर दो। ठीक है, डोज आपने हाफ कर दी, पेशेंट टॉलरेट कर ले रहा है। ठीक है, कर ले रहा है तो अब आपको जो रेजिमन है उसको 39 वीक तक एक्सटेंड कर देना है। तो पहला, या तो थोड़े दिन बंद करके देख लो, उसको रीस्टार्ट करो विद इन 1 मंथ। विद इन 1 मंथ रिस्टार्ट नहीं होता है तो ट्रीटमेंट फेलियर माना जाएगा। या फिर डोज को हाफ कर दो और पेशेंट टॉलरेट कर ले रहा है तो रेजिमन को 39 वीक तक, 26 की जगह 39 वीक तक एक्सटेंड कर दो। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है एक्सटेंशन का। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ द रेजिमन। तो अगेन वही दो चीज़ें आएगी एक्सटेंशन के लिए। एक्सटेंशन कितना होता है, 26 की जगह 39 तक एक्सटेंशन होता है। दो कंडीशन अगेन वही, पहला फ्लोरोक्विनोलोन इंटॉलरेंस। फ्लोरोक्विनोलोन इंटॉलरेंस है तो आप यहाँ पे उसको एक्सटेंड कर सकते हो। बीपाल रेजिमन जो बच गया उसको एक्सटेंड कर दो, फ्लोरोक्विनोलोन को आप बंद कर दो। ठीक है, दूसरा लाइनेजोलिड। लाइनेजोलिड को आपने क्या किया, डोज को रिड्यूस कर दिया, 300 कर दिया 600 की जगह, और रेजिमन को एक्सटेंड कर दिया, 26 की जगह 39 वीक आपने कर दिया। तो एक्सटेंशन यहाँ पे दो क्राइटेरिया हो गए, पहला मॉक्सीफ्लॉक्स मतलब फ्लोरोक्विनोलोन्स, और दूसरा लाइनेजोलिड। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें फॉलो अप और मॉनिटरिंग की। ठीक है, बीपम रेजिमन पेशेंट विल बी मॉनिटर्ड विद रेगुलर क्लिनिकल, बैक्टीरियोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, ईसीजी एंड बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, ये सब आपको करवाने होते हैं। तो इनके बारे में थोड़ी अपन बात करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द लिस्ट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलोअप असेसमेंट ऑफ पेशेंट इनिशिएटेड ऑन बीपम रेजिमन। ठीक है, तो ड्यूरेशन और वीक दोनों यहाँ पे लिखा है। तो रेजिमन है यहाँ पे 26 वीक यूजुअली होता है, अभी मैंने बताया एक्सटेंड कर सकते हैं अपन 39 वीक्स तक। तो क्लिनिकली मंथली क्या करना होता है, क्लिनिकली पेशेंट को बुलाना है, आपको देखना है, उसका वेट चेक करना है, बीएमआई पॉसिबल हो तो बीएमआई करना है, कंकोमिटेंट मेडिकेशन कुछ और चल रही है तो वो आप उसको साथ में दोगे, एडहेरेंस उसका चेक करना है, साइन सिम्टम सजेस्टिव ऑफ एडवर्स इफेक्ट। अभी मैंने बताया कि आपका बेडाक्विलिन है उसको भी आपको देखना पड़ेगा, साथ में मॉक्सीफ्लॉक्स है और लाइनेजोलिड उनको आपको देखना है, तो वो मंथली आपको करना है। सीबीसी एंड ईसीजी कब करना है, डे 15 देन डे 30। जब आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो महीने में 2 बार करना है, कहने का मतलब 15 दिन भी करना है और 30वें दिन भी करना है। उसके बाद आपको मंथली करना है, कब तक, 6 मंथ तक, मतलब लगभग जब ड्यूरेशन 26 वीक होता है, एंड मोर फ्रीक्वेंटली क्लिनिकली इंडिकेटेड।
ठीक है। तो CBC और ECG स्टार्ट कर रहे हो जब ट्रीटमेंट तो आपको 15 दिन पे करना है, फिर 30 दिन पे करना है, उसके बाद में मंथली करना है 6 मंथ तक। देन विजुअल एक्यूटी कलर विजन टेस्ट, अभी मैंने बताया जो लाइनेजोलिड है वो आपका ऑप्टिक न्यूराइटिस करता है। तो यहाँ पे आपको अगेन मैंने बोला वीक 9 वहाँ पे भी आया था, देखिए वीक 9 यहाँ पे आ रहा है। तो वीक 9 पे आपको कलर विजन और एक्यूटी करना है। इसके अलावा वीक 13 एंड 26, ठीक है। 13 मतलब जब हाफ ऑफ द रेजिमेंट हो जाएगा और एक एंड ऑफ द रेजिमेंट में 26। इसको याद करने का तरीका ऐसे रख लो, देखो 9 वीक आपको याद रखना पड़ेगा, 9 वीक पे करते हैं। उसके बाद में आपको रेजिमेंट का फुल जब ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है 26 वीक है, और एक हाफ ऑफ द रेजिमेंट तो 13 वीक पे, ठीक है। और मोर फ्रिक्वेंटली क्लिनिकली इंडिकेटेड यदि कुछ होता है इशू, पहले वाले मतलब 9 वीक में कोई इशू आया था तो आपको रेगुलर भी करना पड़ सकता है। स्मीयर माइक्रोस्कोपी विद कल्चर इन DST लैब, ठीक है। तो स्मीयर माइक्रोस्कोपी आपको करना है कल्चर DST लैब, मतलब क्या हुआ कि जो कल्चर कर रहे हो तब भी आपको स्मीयर भी करना है। तो कल्चर कब करना है वही आप सेम यहाँ पे देख रहे हो कि मंथली फ्रॉम मंथ 2 ऑनवर्ड्स। तो पहले मंथ में नहीं करना है, सेकेंड मंथ में आपको करना है, उसके बाद में हर महीने करना है। सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ और 6th मंथ, मतलब 26 वीक्स तक, ठीक है। तो कल्चर DST की अपन बात करें, DST किसके लिए करते हैं, जो नाट है वो यहाँ पे आपको करना है। DST मतलब ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग, जो नाट अपन कर रहे हैं, जो CB नाट बोल रहे हैं या नाट बोलो, तो आपको यहाँ पे आइसोनियाजिड, फ्लोरोक्विनोलोन, SLI, इटोथ्योरेजिस्टेंस डिटेक्शन और फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन LPA भी आपको करना है। इनके लिए लिवोफ्लोक्स, मोक्सी, अमिका और इथ्योनेमाइड और LCDST, ठीक है। इसके अंदर ये सब आगे रेजिमेंट आपका इफ कल्चर पॉजिटिव एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट एंड व्हेन क्लिनिकली इंडिकेटेड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। तो आपकी यदि एंड ऑफ द 4 मंथ पे आपका कल्चर पॉजिटिव आ रहा है तो फिर आपको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ऑफ द ट्रीटमेंट मतलब 26 वीक पे पॉजिटिव आ रहा है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आगे एक्सटेंड करना है क्लिनिकली। तो अब यहाँ पे आप ट्रीटमेंट एक्सटेंड कर देते हो, ठीक है। UPT इज क्लिनिकली इंडिकेटेड, चेस्ट एक्सरे, LFT वगैरह अगेन एट द एंड ऑफ द मंथ 3 एंड एंड ऑफ द ट्रीटमेंट, ठीक है। एंड वेन क्लिनिकल इंडिकेटेड एट मंथ ऑफ 3 मतलब लगभग कितना हो गया, 3 मंथ मतलब 12 वीक। तो आप 13 वीक वाला याद रख सकते हो यहाँ पे भी। तो 13 वीक और 26 वीक मतलब एंड ऑफ द ट्रीटमेंट। तो मतलब हाफ ऑफ द ट्रीटमेंट एंड एंड ऑफ द ट्रीटमेंट 2 बार आपको यहाँ पे करना होता है। स्टार्टिंग में तो आप करते ही हो चेस्ट एक्सरे वगैरह, LFT वगैरह। बाकी LFT और चेस्ट एक्सरे आपको मिड ऑफ द ट्रीटमेंट एंड एंड ऑफ द ट्रीटमेंट पे आपको कर लेना है। इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, एज एंड व्हेन क्लिनिकली इंडिकेटेड, क्योंकि QTC इंटरवल प्रोलॉन्गेशन होता है सबसे पहले आप इलेक्ट्रोलाइट ही करते हो, ठीक है, क्योंकि ये भी एक कॉमन कॉज होता है। इलेक्ट्रोलाइट से नहीं हो रहा तो फिर आप सोचते हो कि हाँ ड्रग से हो रहा है, ठीक है, तो फिर आप वहाँ पे मॉडिफाई करते हो। स्पेशलिस्ट कुछ लाइक ऑप्थेल्मोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल कंसल्टेशन आपको चाहिए एज इंडिकेटेड, सर्जिकल इवैल्यूएशन आफ्टर कल्चर कन्वर्जन, ठीक है। सर्जिकल इवैल्यूएशन का मतलब यहाँ पे आ गया जो जैसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB है तो शायद उसके लिए ये कर रहे होंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो सिंपल वाली TB होती है उसमें बीपम रेजिमेंट इंडिकेटेड होता है, ऑलरेडी मैंने बताया था। सीवियर फॉर्म में नहीं होता, ठीक है, जैसे इफ्यूजन है, लिम्फ नोड है, उनमें तो अपन दे सकते हैं, लेकिन CNS TB में नहीं देते। रीनल TB, बोन TB, जो सीवियर वाली TB, मिलियरी TB, उनमें बीपम रेजिमेंट इंडिकेटेड नहीं होता। वहाँ पे ऑल ओरल लॉन्गर रेजिमेंट ही यूज किया जाता है। तो लॉन्ग टर्म फॉलोअप आगे और बात करें, 6, 12, 18 और 24 मंथ, यहाँ तो आगे तक चल रहे हैं अपन यहाँ पे। तो 6 मंथ ट्रीटमेंट लगभग कंप्लीट हो गया, उसके बाद में भी 12, 18, 24 मंथ तक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट भी आपको क्या करना है, चेस्ट एक्सरे, क्लिनिकली स्मीयर और DST सिम्टोमेटिक एंड व्हेनेवर द पेशेंट रिटर्न टू द हेल्थ सिस्टम, तब भी आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म फॉलोअप, क्लिनिकल चेस्ट एक्सरे वगैरह, स्मीयर वगैरह ये आप करवा सकते हो, क्योंकि वापस उसको रिकरेंस ना हो उसके लिए फॉलोअप, या उसका क्लिनिकल इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ट्रीटमेंट आउटकम अच्छा है कि नहीं है, इंप्रूव हो गया कि नहीं हो गया, वो देखने के सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। तो एक बार थोड़ा सा मैं रिवीजन कर देता हूँ आपका। तो जो रेजिमन है वो है बीपाल रेजिमन, B इज बेडाक्विलिन, PA स्मॉल a, P कैपिटल है, स्मॉल a इज पेटोमेनिड, ठीक है, बीपाल, PAL, ठीक है, M लास्ट में बीपाम आप बोलो तो बीपाम हो गया। कोर रेजिमन आपका बीपाल है, बीपाम बोलोगे तो M भी आ गया, मॉक्सीफ्लॉक्स में ऐड हो गया, L इज लाइनेजोलिड हो गया आपका। तो रेजिमन है 26 वीक के लिए है, 39 वीक तक आप एक्सटेंड कर सकते हो। मैंने बताया था 2 सिचुएशन है, मॉक्सीफ्लॉक्स आपको इंटॉलरेंस होता है, मॉक्सीफ्लॉक्स को आप बंद कर दो और बचे हुए रेजिमन को, जो कोर रेजिमन है उसको 39 वीक के लिए एक्सटेंड कर दो, या फिर लाइनेजोलिड से सीवियरिटी हो रही है, इंटॉलरेंस है, तो आपको डोज को हाफ करो और रेजिमन को 39 वीक तक एक्सटेंड कर दो, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे शॉर्टर रेजिमन।
ठीक है। शॉर्टर रेजिमेन ऑलरेडी आपको पता होगा, लेकिन जो न्यू गाइडलाइन आई है उनमें शॉर्टर रेजिमेन 2 तरह के आ गए हैं, तो ये इन्होंने चेंज किया है। तो पहले अपन बात करेंगे शॉर्टर रेजिमेन का ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन शॉर्टर रेजिमेन का होता है 9 मंथ। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अपन बात करें तो पहला, ऑल आपको सबको पता है शॉर्टर रेजिमेन है तो एमडीआर के लिए होता है, तो आर रेजिस्टेंस डिटेक्टेड। ठीक है। दूसरा है यहाँ पे एच, तो एच वाला ही यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि शॉर्टर रेजिमेन में एच रेजिस्टेंस है भी, फिर भी आप एच दे रहे हो, तो इसको ही आपको अच्छे से याद रखना है। तो एमडीआर पेशेंट है, आरआरटीबी है विद एच रेजिस्टेंस है, लेकिन वो मोनो है। मोनो मतलब आप मोनो वर्ड यहाँ पे याद मत रखो, बेटर रहेगा, क्योंकि मोनो का मतलब तो एच रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे आर रेजिस्टेंस तो है ही है साथ में, लेकिन एच रेजिस्टेंस है वो हाफ है, ऐसे मानो। ऐसे हाफ का मतलब है कि INH और CAT-G 2 तरह के म्यूटेशन होता है एच के लिए। ठीक है। INH-A और CAT-G। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ओनली 1 म्यूटेशन है, दोनों म्यूटेशन है तो आपको शॉर्टर रेजिमेन नहीं दे सकते। ठीक है। उसके लिए अगेन ऑल ओरल लॉन्गर रेजिमेन यूज किया जाता है। ठीक है। तो शॉर्टर के लिए इतना सही है कि एच रेजिस्टेंस है लेकिन सिंगल वाला है। ठीक है। आइदर INH-A आइदर CAT-G, दोनों में से एक। ठीक है। नेक्स्ट MDR TB है, लेकिन फ्लोक्लोन रेजिस्टेंस नो डिटेक्टेड। फ्लोक्लोन रेजिस्टेंस नहीं है, MDR तो है, फ्लोक्लोन रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लियोफ्लॉक्स आप यूज करते हो। ठीक है। तो बीपाम के अंदर मॉक्सीफ्लॉक्स है, यहाँ पे लियोफ्लॉक्स है, ये भी याद रख लेना। नो हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर विथ सेकेंड लाइन मेडिसिन फॉर मोर देन 1 मंथ। मोर देन 1 मंथ के लिए सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट किसने नहीं लिया है तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। नो एक्सटेंसिव डिजीज एंड नो सीवियर EPTB लाइक मिलियरी टीबी। अगेन वही जो शॉर्ट रेजिमेन जो बीपाम के अंदर भी लगभग यही चीज़ें होती है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे भी लगभग सेम सा है कि एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ EPTB में आपको नहीं देना है, जैसे रीनल हो गया, CNS हो गया, बोन टीबी हो गया, मिलियरी टीबी हो गया, उसमें नहीं देना है। ठीक है। एक्सटेंसिव पल्मोनरी में भी नहीं देना है, पल्मोनरी भी एक्सटेंसिव है तो उसमें भी नहीं देना है। नॉन लैक्टेटिंग वुमेन, नॉन प्रेग्नेंट, इनको आप ऐड कर सकते हो। नॉन लैक्टेटिंग है, दूध नहीं पिला रही है, ठीक है, तो आप दे सकते हो। नॉन प्रेग्नेंट जो नॉर्मल वुमेन है, ठीक है, प्रेगनेंसी में आप दे सकते हो विद इवन लेस देन 20 वीक प्रेगनेंसी हो, लेस देन 24 वीक प्रेगनेंसी हो, लेकिन पेशेंट MTP के लिए विलिंग है, ठीक है, तो आप उसको इमीडिएट स्टार्ट कर सकते हो, MTP बाद में करवा सकता है ऐसे। ठीक है। लेकिन कब? जब इथिनोमाइड इज यूज्ड। ठीक है। अदर ड्रग आप उसको दे सकते हो इफ प्रेगनेंसी विद लेस देन 20 वीक और 24 वीक हु इज रेडी फॉर MTP इफ इथिनोमाइड इज यूज्ड। ठीक है। इथिनोमाइड आप यूज कर रहे हो। नेक्स्ट एक पॉइंट है यहाँ पे आते हैं, इथिनोमाइड इज रिप्लेस विद लाइनेजोलिड। ठीक है। तो पहले शॉर्ट रेजिमेन हुआ करता था, उसमें लाइनेजोलिड नहीं होती थी, इथिनोमाइड थी, तो इथिनोमाइड इज रिप्लेस विद लाइनेजोलिड, कैन बी गिवन टू प्रेग्नेंट वुमन इररेस्पेक्टिव ऑफ जेस्टेशनल एज। लाइनेजोलिड इतनी खराबी नहीं करती है, इथिनोमाइड आपको खराबी करती है बच्चों को, तो इथिनोमाइड की जगह आप लाइनेजोलिड यदि दे रहे हो तो आप शॉर्टर रेजिमेन दे सकते हो इररेस्पेक्टिव ऑफ जेस्टेशनल एज। बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। इफ जेड रेजिस्टेंस इज डिटेक्टेड, if Z resistance is detected during IP, the patient need to switch to all oral regimen regimen। ठीक है। तो इसके अंदर एक पॉइंट जरूर ध्यान रखना है यहाँ पे, तो प्रेग्नेंट वुमेन को आप दे रहे हो तो उसमें यदि Z रेजिस्टेंस आ जाता है ड्यूरिंग IP तो आप उसको अगेन ऑल ओरल रेगिमेन रेजिमेन पे आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो रेजिमेन यहाँ पे बात करें तो 2 तरह के रेजिमेन यहाँ पे है। ठीक है। पहला इथियोनेमाइड और दूसरा लाइनेजोलिड वाला। ठीक है। तो शॉर्टर MGR में इथियोनेमाइड 4 to 6 मंथ देना है। ठीक है। परंतु लाइनेजोलिड 2 मंथ ही देना होता है। ठीक है। 2 मंथ से आपको देना होता है लाइनेजोलिड, तो यही एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप प्रेग्नेंट वुमन को भी ये दे सकते हो। तो लाइनेजोलिड रेजिमेन की बात करूँ, ठीक है, तो अगेन ड्रग्स आर 7 ड्रग्स रहेगी। लाइनेजोलिड फॉर 2 मंथ, ठीक है, बेडेक्विलिन अगेन वही 6 to 9 मंथ। ठीक है। अब आर रेजिस्टेंस तो हो ही गया, अपन 8 हटा देंगे यहाँ पे, तो बचा हुआ क्या, HZE तीनों अपन को देना है। H यहाँ पे हाई डोज देनी होती है, E आप देते हो, Z आप देते हो, 2F आप याद रख लो, F2, पहला F लिवोफ्लॉक्स, दूसरा F क्लोफाजेमिन। ठीक है। LFX और CFZ, तो 2F आप याद रख लो, F2 आप याद रख लो। तो पहले तो आपको पता ही है बेडेक्विलिन देते हैं शॉर्टर में, लॉन्गर में भी होता है बेडेक्विलिन, शॉर्टर में भी होता है, तो याद रखने की जरूरत ही नहीं, दोनों में ही आ रहा है। तो 6 to 9 मंथ के लिए बेडेक्विलिन हो गया। ठीक है।
लाइनोजोलिड आपको याद रखना है यहाँ पे 2 मंथ के लिए देना है, ठीक है। बचा हुआ 4 to 6 मंथ, इसमें HRJD अपने होता है तो R रेजिस्टेंस हो ही चुका है, H वाला सिंगल रेजिस्टेंस है या तो INH या KTG, तो उसको हाई डोज आप दे रहे हो, ठीक है। बचा हुआ Z और E आप दे रहे हो और F2 आप और याद रख लो, तो लिवोफ्लॉक्स एंड क्लोफाजेमिन आप याद रख सकते हैं। तो दिस इज IP फॉर 4 to 6 मंथ। तो बेडाक्लोलिन भी 6 मंथ तक आ गया इसमें, ठीक है, बचा हुआ पार्ट भी। तो अब यहाँ पे 2 महीने में आपको लाइनोजोलिड बंद कर देनी है, ठीक है। 4 मंथ पे आपको जो बची हुई ड्रग्स है वो बंद कर देनी है, ठीक है। खाली बेडाक्लोलिन आपके 6 मंथ तक फिर चलेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग हो गया, ठीक है। वहाँ शॉर्ट रेजिमेंट में पहले अलग था, ठीक है। तो वहाँ पे HJD ही बंद करते थे, लिवोफ्लॉक्स क्लोफाजेमिन लगभग शायद चलती थी वहाँ पे रेजिमेंट में आगे, अब वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट तो ये हो गया आपका 4 मंथ का रेजिमेंट। एक्सटेंड आप कर सकते हो बच्चे हुए ड्रग्स 6 मंथ के लिए या फिर बेडाक्लोलिन 9 मंथ के लिए भी, लेकिन IP वैसे 4 मंथ के लिए ही है। तो बचा हुआ CP फॉर 5 मंथ, टोटल मैंने बताया था ड्यूरेशन 9 मंथ के लिए होता है। तो यहाँ पे CP के अंदर Z और E रहेगा और बाकी F2 रहेगा, JD F2 ऐसे आप याद रख सकते हो, बाकी सब बढ़ जाएगा। बेडाक्लोलिन 2 महीने पे बंद हो ही गया था, ठीक है। ZE F2 अगेन आगे तक आपको देना है, तो अगेन तो Z और E जो IP के अंदर भी 4 मंथ के लिए हो गया, तो Z और E अगेन 5 मंथ, मतलब Z और E 2 ही ऐसे ड्रग है जो अगले, सॉरी लिवोफ्लॉक्स क्लोफाजेमिन भी है जो अगले, तो टोटल जो लिवोफ्लॉक्स क्लोफाजेमिन Z और E ये 4 ड्रग ऐसी है जो 9 मंथ के लिए चलती है, ठीक है। तो 4 मंथ के लिए IP। अब यहाँ पे इथियोनोमाइड यदि आप कर देते हो लाइनोजोलिड की जगह, ठीक है, तो अगेन इथियोनोमाइड 4 to 6 मंथ वाले में ही काउंट हो जाएगा, 2 मंथ पे बंद नहीं होगा। तो HZE थाई, F2 थाई, अब इथियोनोमाइड भी आपका 4 to 6 मंथ वाले में आ गया। तो 4 मंथ आपको देना है, एक्सटेंड करना है तो 6 मंथ होता है, अलग बात है। 4 मंथ तक आपको IP, 6 मंथ तक आपको बेडाक्लोलिन देना है, ठीक है। IP अब 4 मंथ के लिए ही कर दिया, ठीक है। बचा हुआ अगेन 5 मंथ के लिए और 9 मंथ के लिए हो गया, तो ये 9 मंथ के लिए हो गया। तो आप इसको याद डायरेक्ट आप मतलब रख सकते हो, Z और E और 2 F2 ये 9 मंथ के लिए चलना है, ठीक है। तो बंद पहले कौन होगा, यदि लाइनोजोलिड वाला रेजिमेंट आप ले रहे हो तो 2 महीने पहले लाइनोजोलिड बंद हो जाएगा और 6 मंथ पे बेडाक्लोलिन बंद हो जाएगा, ठीक है। और एक H है वो आपका बंद होगा क्योंकि वो हाई डोज आप देते हो पहले, तो ऐसे याद रख लो कि हाई डोज देंगे तो कम टाइम के लिए देंगे, ऐसे याद रख लो। तो उसको 4 मंथ पे आप बंद कर देते हो। बचा ZE और 2 F2, तो इसके लिए अपन टोटल 9 मंथ के लिए दे देंगे। तो ये शॉर्टर रेजिमेंट का ड्यूरेशन हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन फॉलोअप वगैरह, इसके मॉडिफिकेशन रेजिमेंट वगैरह उनकी बात करेंगे।